नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट तरीके से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक शानदार सेशन देखने वाले हैं। आज दोस्तों हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहने वाला है। कौन से नंबर का? 13 नंबर का। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 12 पार्ट को भी देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। शानदार प्रश्नों में आज के कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। लिखा है मनुष्य, वास्तुकार, वकील। मनुष्य, वास्तुकार और वकील में से बताना है कि इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। दोस्तों, ये एक मिसिंग नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर हमें ज्ञात करना है कौन सा जो नंबर होगा इस क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। तो ऐसे के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम यूपी पुलिस के लिए कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डीएस सर ऑफिशियल नामक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर हम डेली के बेसिस पर आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास के पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। और इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप हमसे डायरेक्ट आप अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है दोस्तों, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध डैश से होगा, यानी कि किससे होगा ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अधिवक्ता की, अधिवक्ता का मतलब होता है दोस्त वकील। क्या होता है? जो अपना अधिवक्ता होता है। कौन होता है? जो अपना अधिवक्ता होता है, इसका मतलब होता है वकील। और वकील अपने मुवक्किल को, यानी अपने उस वकील के पास जो भी व्यक्ति जाता है उसे मुवक्किल कहा जाता है। और वकील का कार्य होता है अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाना। क्या होता है? न्याय दिलवाना। तो वकील क्या करता है? तहसील में अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाता है। उसी प्रकार मध्यस्थ की बात कर लेंगे, यानी कि बीच की पार्टी। आपने सुना होगा, जैसे किसी बच्चे की शादी होती है तो उसमें बिचौलिया होते हैं, वही बिचौलिया का मतलब यहाँ पर मध्यस्थ से है। इसके अतिरिक्त आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पूना समझौता। क्या पढ़ा है सर? पूना समझौता पढ़ा है। और पूना समझौता में मध्यस्थता के लिए कौन जिम्मेदार थे? आप सभी जानते होंगे, तेग बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अब गांधी जी के बीच समझौता हुआ तो ऐसी समझौता की मध्यस्थता किसने की थी? यानी कि जो मध्यस्थ होता है उसका जो कार्य होता है समझौता करवाना होता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमसे कहा है कि शोक अगर काला से संबंधित है, शोक अगर काला से संबंधित है तो डबल क्वेश्चन मार्क है, इनका स्थान कौन सा विकल्प लेगा ये हमें बताना है। देखो दोस्त, अगर हम बात करते हैं शोक के बारे में, किसके बारे में? शोक के बारे में। यानी कि शोक का जो प्रतीक होता है वो कौन सा कलर होता है? आपका काला कलर होता है। शोक का दोस्तों प्रतीक कौन सा काला कलर होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा कलर? काला कलर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है रैंक सितारा। देखो, जब कोई पुलिस वाला होता है, मान लीजिए आप अगर एसआई को देखेंगे, एसआई को देखेंगे तो उसके पास 2 सितारे होते हैं। कितने? 2 स्टार होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्टार होते हैं। इसके अतिरिक्त आपने एएसआई को देखा होगा, एएसआई के पास एक ही स्टार होता है। क्या होता है? एक ही स्टार होता है। इसके अतिरिक्त आपने दरोगा यानी कि थाना अधीक्षक को देखा होगा, उसके पास 3 स्टार होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार होते हैं, जो रैंक को डिस्कस करता है, जो रैंक के बारे में बताता है, वो आपका सितारा बताता है। कौन बताता है? सर सितारा बताता है। इस बात को याद रखेंगे। ना तो लाल हरा से होगा, ना ही खतरा हरा से होगा, और ना ही गुलाबी पेंसिल से होगा। ठीक है, सही उत्तर बनेगा जिस प्रकार शोक का प्रतीक काला है उसी प्रकार रैंक के जो प्रतीक होते हैं वो आपके स्टार होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, अगर इस प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे, कह रहा है अदरक अगर तना से संबंधित है तो मिर्च किससे संबंधित होगा। देखो प्यारे दोस्तों, जो अदरक होता है, जो अपना अदरक होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का तना होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्या होता है? अदरक जो होता है वो तना के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार दोस्त अगर हम मिर्च की बात करेंगे, जो मिर्च होता है ये अपना फल के अंतर्गत आता है। आप सभी ने देखा होगा, देखो अदरक अपने धरती में मिट्टी में होता है और मिट्टी में ये तना के रूप में विकसित होता है। उसी प्रकार मिर्च का एक पेड़ होता है,
मिर्च के पेड़ में सबसे पहले फूल आता है, क्या आता है, फूल आता है, और फूल के बाद मिर्च निकलता है। तो जब भी फूल के बाद कोई वस्तु बनती है तो उसका नाम फल होता है। कोई भी आप पेड़ उठा करके देख लो, कोई भी फल उठा करके देख लो, फूल बनने के बाद ही फल बनता है, ठीक है। तो मिर्च में आपने फूल आते थे देखे होंगे व्हाइट कलर के, तो क्या बनता है, फूल आने के बाद वहां पर मिर्च का विकास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरी मिर्च वगैरह ये चीजें होती हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कहने का मतलब है जो अदरक है वो तना के अंतर्गत आ जाएगा, जो मिर्च है वो फल के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों, छिपकली अगर सरीसृप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टोड का संबंध किससे है। देखो दोस्तों, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है छिपकली जो होती है ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो सरीसृप के। मतलब छिपकली कैसे चलती है, दीवालों पर रेंग रेंग के चलती है, कैसे, जिस प्रकार से इस तरह से ऐसे चलती है, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसे तो सांप भी चलता है, लेकिन छिपकली हुआ, सांप हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं सरीसृप के अंतर्गत। उसी प्रकार दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं टोड की, किसके बारे में, टोड के बारे में अगर बात करेंगे। देखो जो टोड होता है दोस्त, जो टोड होता है इसका मतलब क्या होता है, टेडपोल कह सकते हैं, और टेडपोल का मतलब क्या होता है, मेढक होता है। तो मेढक क्या होता है सर, टोड आपका मेढक की एक प्रजाति है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो मेढक आपका उभयचर के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो छिपकली अगर सरीसृप से संबंधित बनेगी तो टोड आपका उभयचर से बनेगा, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, एक बार से थम्स अप करके बता देंगे सभी मित्र। देखो कहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। देखो दोस्तों यहां पर हमसे संबंध बताना है, ये जो अगर 9 का संबंध 90 से है तो 12 का संबंध किससे होगा ये बताना है। देखो अगर इसके लॉजिक की बात करेंगे, यहां पर सीधे लॉजिक की चर्चा करते हैं दोस्त। जो 9 है, 9 से अगला नंबर कौन आता है, तो आप कहेंगे सर 10 आता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 दिया गया है, 9 के अगले नंबर का इसमें 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 आराम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर 12 दे रखा है, तो जिस प्रकार 9 के अगले से मल्टीपल किया था तो यहां पर भी 12 के अगले मल्टीपल से करेंगे, अगले से मल्टीपल करेंगे। 12 का अगला होता है दोस्त 13, 12 का अगला 13 होता है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 दो 15, यानी कि 156। क्या बनेगा, 156 दोस्त इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 3। क्या बनेगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर बनेगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका समुच्चय से संबंधित है दोस्तों। समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों यहां पर आपको एक समुच्चय दे रखा है, गौर से अगर आप देखेंगे ये एक समुच्चय दोस्तों दे रखा है। इस समुच्चय के अनुसार कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका सही संबंध बनाता है। देखो सबसे पहले इसको कोड करना जरूरी है, इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक को कोड करना जरूरी है। तो यहां पर लिखा है 3 लिखा है, और उसके बाद 5 लिखा है, और उसके बाद आपका 34 लिखा है। तो संबंध कैसे बना है, संबंध को सबसे पहले समझेंगे। सर अगर इस 3 को हम इस तरह से लिख दें, 3 को इस तरह से लिख करके इसका स्क्वायर कर दें, और प्लस में 5 को इस तरह से लिख करके इसका स्क्वायर कर दें, तो 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 10 35, एक चला जाएगा 34। सर संबंध हमारा 25 9 34 होता है, इस बात को याद रखेंगे। आपको करना क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, आपका 34 आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 81 होगा। 10 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना होगा, 100 होगा। तो कितना होना चाहिए, 181, लेकिन यहां पर 190 है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सरासर गलत उत्तर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों आपसे कहा है, देखो कह रहा है 4 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। दोनों को जोड़ लो, 9 6 15 4 2 6, देखो 65। मतलब विकल्प नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन के अनुसार समुच्चय का फॉलो कर रहा है, जो क्वेश्चन समुच्चय दे रखा है उसी का फॉलो कर रहा है, विकल्प नंबर 2। तो दोस्तों आप कहेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा, ठीक है। आपको करना क्या था, देखो जिस प्रकार पहली संख्या यहां पर है, दूसरी संख्या यहां पर है, इनका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो आपका अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा जो तीसरा नंबर हमें दिया है, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखो यहां पर ये कहा है पहला पद, ये जो दूसरा पद है ये पहले से संबंधित है, जो चौथा पद है वो तीसरे से संबंधित है, तो छठवां पद पांचवें से कैसे संबंधित होगा इसको बताना है। देखो इसका बहुत ही प्यारा लॉजिक है, आप इसके लॉजिक को समझेंगे।
इसका लॉजिक क्या है, इनको इस तरह से हम अलग अलग समझ लेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लेंगे और जो हमारा उत्तर बनेगा वो यहाँ पर इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग से लिख देंगे किसी अन्य कलर से। तो देखो इसके लॉजिक की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है गेंस, GAINS। गौर से देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है, गेंस, GAINS लिखा है। तो इसको लिखा क्या गया है, पीछे से लिखना शुरू कर दिया है, SN, उसके बाद I के बाद आपका A के बाद आपका G। ठीक है, पीछे से लिखना शुरू कर दिया। कहने का मतलब L है, L के बाद I है, I के बाद V है, V के बाद क्या है, N है, और N के बाद A है। तो अब हम यहां पर भी करेंगे पीछे से लिखना। कहने का मतलब पहली बार में X लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। पहली बार में क्या लिखेंगे सर, X लिखेंगे, दूसरी बार में हम O लिखेंगे। तो X O से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। देखो विकल्प नंबर B गलत, विकल्प नंबर C गलत, यानी कि 3 गलत, विकल्प नंबर 4 गलत। आपका सही उत्तर बनेगा एकमात्र विकल्प, आपका पहला नंबर का विकल्प। ठीक है, आगे चेक कर लो। तो B लिख देंगे, उसके बाद N लिख देंगे, फिर I लिख देंगे। तो आसान क्वेश्चन था, इसका लॉजिक बस आपको करेक्ट करना है, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न में हमसे कहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। नीचे आपको ये एक जो सीरीज दे रखी है, इसमें बताना है कितने अंक हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से विभाजित हैं पूरी तरह से। देखो इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले स्क्रीन में हम लिखेंगे दाईं ओर, ये होती है सर दाईं ओर, इसके बाद ये होती है बाईं ओर। ये आपको केवल समझाने के लिए है, पेपर में ऐसा लिखा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर समझो, कह रहा ऐसे कितने अंक हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से विभाजित हैं। मतलब इस वाले इस तरफ के अंक से क्या है, अगला यहां पर अंक विभाजित है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर यहां पर आपको 5 दे रखा है तो ये क्या 5 6 से विभाजित है, इस तरह से बताना है। ठीक है, इस तरह का बताना है। तो अगर हम यहां पर देखो सीधा चेक कर लेते हैं, अगर दोस्तों चेक करेंगे तो देखो यहां पर 5 आपका 6 से विभाजित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 को देखेंगे, 3 दूनी की 6, मतलब पूर्ण तरह से विभाज्य कर रहा है। अगला वाला अंक अपने दाईं ओर के अंक से क्या है, पूर्ण तरीके से विभाज्य है। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पर एक कोड में लिख देंगे, एक बॉक्स में बना करके लिख देंगे। आगे देखो, क्या 2 आपका 4 से पूरी तरह से विभाज्य है? आप बता सकते हैं क्या 4 से 2 पूरी तरह से विभाज्य है? आप कहेंगे सर 4 से 2 विभाज्य नहीं है, अगर कटेगा तो 1/2 आएगा, और हमसे पूरी तरह से विभाज्य पूछा है, तो कहने का मतलब है ये वाला गलत हो गया। उसके बाद क्या 8 से आपका 4 पूरी तरह विभाज्य है? वही बात हो गई, जैसे 2/4 था तो 4/8 भी वैसा ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला भी गलत है। इसके बाद दोस्तों देखो, यहां पर इस 8 को देखेंगे, क्या ये 8 अपने दाईं ओर के 8 से पूरी तरह विभाज्य है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, 8 एकंजा 8, मतलब 8 एकम 8, तो ये आपका पूरी तरह से विभाजित बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कौन से 8 की, इसके बाद बात करेंगे इस वाले 8 की। ठीक है, क्या ये वाला 8 इस वाले 8 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे 8 एकम 8, तो सर ये भी तो विभाज्य हो रहा है। तो कहने का मतलब है इन 3 8 के बीच में 2 आपके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए कलर अलग अलग से बनाई है। इसके बाद आगे चेक करो, क्या दोस्त आपका 9, क्या 9 आपका 2 से विभाज्य है? आप कहेंगे 2 चौके 8 होता है, एक शेषफल बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या 6 2 से विभाज्य है? आप कहेंगे नहीं विभाज्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या 6 6 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल विभाज्य सर, 6 6 से पूरी तरह विभाज्य है, तो एक पेयर ये बन जाएगा। उसके बाद क्या दोस्त आपका यहां पर अगर हम चेक कर लें कलर अलग से, तो क्या 5 8 से विभाज्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है, 5 8 से विभाज्य नहीं होता है, तो 5 काट दो। क्या 8 8 से विभाज्य होता है? 8 एकम 8, अभी पीछे देखा था, तो कहने का मतलब है ये वाला भी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्या 3 4 से विभाज्य है? आप कहेंगे नहीं है। क्या 4 3 से विभाज्य है? आप कहेंगे नहीं है। तो पेयर हमें कितने मिले? पेयर हमें कितने मिले? आपको सारे के सारे अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आपसे निवेदन है आप 360 क्वालिटी कर लीजिए, आपको सही से दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर अगर हम काउंट करेंगे तो पहला ये हो गया, 6 और 3 का पहला पेयर होगा, दूसरा 8 और 8 का होगा, फिर ये ग्रीन कलर से फिर 8 8 8 का होगा, फिर आगे 6 और 6 का होगा, फिर 8 और 8 का होगा। तो कितने पेयर बने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल ऐसे कितने पेयर हैं जो अपने दाईं ओर अंक से पूरी तरह से विभाज्य हैं? तो आप कहेंगे सर 5 पेयर हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में हमें देखने को मिले हैं। और ये क्वेश्चन दोस्त आपका यूपी पुलिस 2013 के पेपर में पूछा गया था, और ऐसा ही प्रश्न आपसे फिर पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। दोस्तों यहां पर हमसे कहा है एक जॉगर, क्वेश्चन में कहा है एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और दोस्तों कहां पर, वह अपनी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहां पर स्थित है ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे कहा है एक जॉगर है,
वो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ रहा है। अगर मैं दोस्तों एक जॉगर को यहां से दौड़ाऊंगा 1 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। मैं अगर इसको 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ा दूंगा, इस जॉगर को अगर मैं 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ा दूंगा, कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है उत्तर की ओर ये गया है। ये जॉगर जो अभी नहीं रुका है, ये दोस्त अभी जॉगर नहीं रुका है, इसने क्या किया, इसने उत्तर की ओर दूरी तय की है। और उत्तर की ओर जो इसकी दूरी है वो आपकी 4 किलोमीटर है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या है, फिर वह पश्चिम की ओर जाता है। अब दोस्त ये जॉगर कहां पर गया है? आप कहेंगे ये पश्चिम की ओर गया है, तो इसको अब हम कहां पर भेजेंगे? आप कहेंगे सर पश्चिम की ओर भेज दीजिए, तो इसको हम पश्चिम की ओर भेज देंगे। इतना लंबा क्यों है? क्योंकि सर यहां पर हमसे पूछा है 6 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो सर यहां पर 6 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। अब कह रहा है दोस्तों फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इसका मुख दोस्त पश्चिम की तरफ है, आप अपना मुख पश्चिम की ओर करो और अपने बाईं ओर मुड़ो, यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर। तो आप पश्चिम की ओर मुख होने के कारण जब बाईं ओर मुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि सर हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है कि सर आपने 4 किलोमीटर की दूरी तय की है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है। तो ये इस तरह से 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मैं इसको एक बार फिर से सही से बना देता हूं, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्त, ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। कह रहा है अब वह प्रारंभिक स्थिति से कहां पर है? कह रहा है प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहां है? तो प्रारंभिक स्थिति तो मित्र यहां पर है, जहां पर ये मैं डॉट कर रहा हूं, प्रारंभिक स्थिति यहां पर है। और यहां से अब वह कहां पर है? आप कहेंगे यहां से देखा जाए तो पश्चिम दिशा में। सर ये डॉट डॉट करके एक आयत बन रहा है, गौर से देखेंगे तो ये डॉट डॉट करके एक आयत बन रहा है। यहाँ सम्मुख भुजाएं जो है समांतर हो रही हैं, यानी समान हो रही हैं। तो आप बताओ ऊपर 6 थी, अगर ये एक घटा दूंगा तो ये दूरी कितनी बचेगी? आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर बचेगी, और ये दूरी 5 किलोमीटर बचेगी, और प्रारंभ के संदर्भ में कहां पर है? पश्चिम में है। तो सर क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा 5 किलोमीटर पश्चिम में। 5 किलोमीटर पश्चिम आपका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। पूर्व नहीं बनेगा मित्र, पूर्व नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा है प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहां पर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर का है डी पी का पुत्र है, पी एम की पुत्री है, एस का विवाह एम के साथ हुआ है, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, डब्ल्यू एच का पति है, के डब्ल्यू का पुत्र है। यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना होगा। यहां पर का है डी पी का पुत्र है। क्या कहा है दोस्तों? डी पी का पुत्र है, तो डी को मैं यहां पर रखूंगा, यहां पर डी को रखूंगा, और ये पुत्र किसका है? तो आप कहेंगे सर ये जो पुत्र बन रहा है ये पी का पुत्र बन रहा है। एक मिनट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये किसका पुत्र है? सर पी का पुत्र है, तो पी यहां पर आ जाएगा। ये पुत्र है तो इसके लिए पुत्र लगा देंगे। आगे का है पी जो है वो एम की पुत्री है। सर जो पी दे रखी है, अभी हमने बात की थी पी की, ये रही पी, ये पुत्री किसकी है? सर ये पुत्री है तो माइनस लगाएंगे, और पुत्री बताई है सर हमें एम की। किसकी? एम की। कह रहा है एस का विवाह एम के साथ हुआ है, तो एम के साथ किसका विवाह कराना है? सर इनकी शादी करवा दो जल्दी से। किसके साथ करवाना है? एस के साथ करवानी है। तो 5 क्यों बना रहा हूं मैं यार, ठीक है। तो एस के साथ इसका क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों आर तथा एच एस के बच्चे हैं, आर तथा एच एस के बच्चे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर मैं आर तथा एच को क्या बना दूंगा? एस के बच्चे बना दूंगा। तो क्यों ना ये पी के भाई तो हो जाएंगे, गौर से समझो, ये पी के भाई ही तो हो जाएंगे। जब ऊपर माता पिता हैं, एम और एस माता पिता हैं पी के, तो ये जो पी के भाई बनेंगे वो आर और एच बनेंगे, भाई या बहन, अभी जेंडर पता नहीं है, तो हो सकता है ये भाई और बहन बन जाए। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? कह रहा है एस के बच्चे हैं, ठीक है, कंप्लीट है। आगे कह रहा है डब्लू एच का पति है। जो डब्लू है दोस्तों वो एच का पति है, तो एच की शादी करवानी पड़ेगी, और एच एक कन्या पता चल जाएगी, क्योंकि ये शादी हो रही है तो पति इसका डब्लू बन रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है के डब्लू का पुत्र है। जो के है वो किसका पुत्र है? सर के आपका पुत्र हो जाएगा डब्लू का। किसका? डब्लू का। और ये डब्लू कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा, अगर एच फीमेल है, ठीक है। और ये पुत्र है के, तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। अब कहा यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, क्वेश्चन में कहा है यदि एम का कोई पुत्र नहीं है, कहने का मतलब क्या है? ये जो एम दे रखा है, अगर इसका कोई पुत्र नहीं है तो ये आर क्या बनेगी? ये बन जाएगी सर पुत्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा यदि एम का कोई पुत्र नहीं है तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है? आर कहां पर है? ये रहा आर, किससे? डी से। तो डी क्या कहेगा? डी कहेगा मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी, मम्मी की बहन मेरी मौसी। और क्वेश्चन में आपको मौसी ना दे रखी है, आंटी दे रखी है सर, आंटी दे रखी है, तो आंटी सही उत्तर बनेगा। देखो गौर से समझो, जो आंटी होती है वो आपकी कौन होती है? मौसी होती है। एक बात याद रखनी है, मौसी होती है, मौसी के साथ साथ सर मामी भी होती है आंटी इंग्लिश में, और रीजनिंग यही मानता है। इसके अतिरिक्त आपकी बुआ होती है। कौन होती है? बुआ होती है। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे किसी अंकल की बहन होगी, वो भी आपकी क्या हो जाएगी? वो भी आंटी बनेगी, इस बात को याद रखेंगे। अगर कोई आपके दूर के अंकल हैं, उनकी भी बहन है, तो वो भी आंटी बनेगी। तो मौसी, मामी, बुआ,
और दूर की अंकल की बेटी वो भी सारी की सारी आंटी बन जाएंगी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। वह मेरे ससुर की क्या है? इकलौती बेटी है। तो मैं अगर रीना को यहां पर बनाऊंगा, क्योंकि रीना ने कहा है और रीना क्या कह रही है? जो महिला है वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो ये रही आपकी सर रीना, एक मिनट, ये रही अरे यार ये रीना सीधी नहीं बन पा रही है। ये रही रीना, एक महिला है, इसको माइनस लगा देंगे। और इसके बाद ये मेरे ससुर की, मतलब यहां पर इसकी शादी किसी से होगी, जो इसका हस्बैंड होगा वो यहां पर आएगा, इसके लिए प्लस लगा देंगे। और यहां पर ये इसका जो पिता बनेगा, हस्बैंड का पिता बनेगा, तभी तो रीना का ससुर बनेगा। तो यहां पर एक व्यक्ति आएगा जो कि मेल होगा और इसको प्लस बनाएंगे। लेकिन इसकी भी बेटी है, मतलब इसके हस्बैंड की क्या बनेगी भाई? इसके हस्बैंड की बहन बन जाएगी। जो महिला है, जो महिला है जिसकी ओर इशारा किया है रीना ने, तो ये क्या बन जाएगी? यहां पर बहन बन जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। काय महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है रीना के साथ, तो रीना कहेगी मेरा पति, और मेरे पति की बहन दोस्त क्या बनेगी? पति की बहन हमेशा ननद बनती है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पति की बहन ननद बनती है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं? दोस्त ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं? तो देखो चिकित्सक कहां पर आ रहा है आपका? ये आ रहा है एक ट्राइंगल में। कलाकार कहां पर आ रहा है? एक रेक्टेंगल में यानी आयत में। तो देखो जहां पर जो नंबर है, अगर आयत के अंतर्गत आ रहा है कोई, क्योंकि पूछा है ना ही चिकित्सक, तो चिकित्सक का मतलब है ट्राइंगल। ट्राइंगल में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर हम काट देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा खिलाड़ी, जो तो ना तो चिकित्सक हैं और ना ही कलाकार हैं। तो कलाकार किसमें? रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में जो भी आ रहा है उस नंबर को काट देंगे। अब आप कहेंगे सर हमारे पास एक नंबर कॉमन बच रहा है और उस नंबर का नाम है प्यारे मित्र 25। 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ना तो मित्र आपके चिकित्सक हैं और ना ही कलाकार हैं। सही उत्तर 25 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो वेन आरेख में जब भी आपको किसी बात को मना करता है उस बात को हमेशा के लिए ही काट दो, छोड़ दो एग्जाम में, ठीक है? तो वो आपका सही उत्तर यहां पर पता चल जाएगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला समीकरण से संबंधित है, गणितीय समीकरण से। कह रहा है दोस्तों यहां पर निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा? तो दोस्तों यहां पर अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले इसको बिना प्रतीक के लिख लेते हैं। बिना प्रतीक के लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे इस बार, ठीक है? 28, 28 के बाद सर 42 है, 42 के बाद 2 है, 2 के बाद 276 है। क्या है? 276 है। और आगे क्या है आपका 23 है, और बराबर में प्राप्त करना है माइनस का 44। माइनस का 44 प्राप्त करना है। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर दोस्त यहां पर इसको देखो, क्या ये कट रहा है इससे? 23 से कम 23, 4 बचेगा, 23 दूनी 46। देखो गुणा जहां पर दे रखा है उसको भाग से बदल दो। कहां पर है गुणा? ये दे रखा है, इसको भाग से बदल देंगे दोस्त। जहां पर गुणा है उसको भाग से बदल दो, ठीक है? तो अब क्या करना है? देखो पहले माइनस को माइनस रहने देंगे, जहां पर भाग था उसके स्थान पर गुणा कर देंगे, जहां पर प्लस था प्लस रहने देंगे, जहां पर आपका गुणा था उसके स्थान पर भाग कर देंगे, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। जहां पर गुणा है उसके स्थान पर भाग रख देंगे। अब इसको सॉल्व करो। अब आप लोग बोर्ड मास का प्रयोग करो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड कहां पर है? यहां पर है। 23 से काटेंगे, 23 एकम 23 बचेगा 4, 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46, मतलब 12 बचेगा। प्लस करेंगे, यहां पर क्या करेंगे आप लोग? 42 दूना का 84, माइनस का हो जाएगा सर 84, और उसके बाद आगे होगा प्लस का 28, ठीक है? और आप बताओ, अब इनमें से इसको देखो, इनमें 28 12 को जोड़ो। 28 12 सर हमारा हो जाएगा 40, और 40 माइनस 84, तो आपका सही उत्तर बनेगा माइनस का 44। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है दोस्त, जो विकल्प नंबर डी है ये इसका सही उत्तर है। ये आप मिनटों में सोल्व कर सकते हो, बस आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे मैंने देखा जो गुणा था इसके आसपास की संख्या एक दूसरे को डिवाइड कर रही थी, तो मैंने गुणा को सीधा डिवाइड से चेंज कर दिया। एकमात्र विकल्प था गुणा को डिवाइड से चेंज करने वाला, यही इसका सही उत्तर बनेगा। इसको याद रखेंगे, -44 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्त हमसे कहा निम्नलिखित में असंगत की पहचान कीजिए। यहां पर आपको विषम बताना है, ओड बताना है, कौन सा विषम उत्तर बनेगा। देखो यहां पर पी है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है और उसके बाद ओ है। तो बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है दोस्तों यहां पर आपका विषम उत्तर है। इसको कैसे पता करेंगे? इसका प्लेस वैल्यू लिख के। जो पी होता है सर वो कितने पर आता है? 16 पर आता है। जो ई होता है कितने पर आता है? 5 पर आता है। आई सर कितने पर आता है? 9 पर आता है। ओ कितने पर आता है? 15 पर आता है। तो अब बताओ इसका विषम उत्तर क्या बन जाएगा। देखो इसका विषम उत्तर दो तरीके से बन सकता है।
बस बात यह है कि एग्जामिनर क्या मानता है ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो यहां पर p आपका क्या है, एक सम संख्या है, 16 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये विषम बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये विषम बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों बता दिए हैं, एग्जामिनर जो माने उसको मन की बात है, लेकिन सर जो इसका सही उत्तर पिछली बार यूपीपी में माना गया था वो 16 माना गया था। इस बार मुझे पता नहीं है, कोई अन्य एग्जामिनर चेक करने बैठ जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो दोस्त आपका सही उत्तर वैसे तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि p एक सम संख्या यानी प्लेस वैल्यू सम है, जबकि अन्य की क्या है, ऑड है। लेकिन जब आप e को देखेंगे, e5 अभाज्य है, तो यहां पर आपके अभाज्य के लॉजिक के अनुसार विकल्प नंबर भी गलत बन जाएगा, यानी कि विषम बन जाएगा। लेकिन यार आपको याद रखना है, आप अपने हिसाब से इसको समझ लेंगे। मैंने दोनों के दोनों कंफ्यूजन तरीके से उत्तर बता दिए हैं। आप सम का आधार लगाएंगे तो पी सही है, आप अभाज्य का आधार लगाएंगे तो ई सही है, ठीक है। बढ़ते हैं मित्र आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है शिक्षित लोग कथन और निष्कर्ष संबंधित है। कह रहे शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। जो शिक्षित लोग हैं उनमें जो बेरोजगारी की समस्या है दोस्त, ये निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। मित्र इसका मतलब क्या है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप में से लगभग जो मुझे देख रहे होंगे उनमें से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 30% लोग ग्रेजुएशन हो सकता है कर चुके होंगे, लेकिन आपको ग्रेजुएशन में पता नहीं है कि मैंने किया क्या है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अपना शिक्षा का स्तर ही ऐसा हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। जो स्कूल आपको बता देगा मैं नकल करवा दूंगा, आप पास हो जाएंगे, वहीं से आप करेंगे। पढ़ना आज की डेट में बचा ही नहीं है, ठीक है। वही कह रहा है कथन में, ये सत्य कहा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। हमारे पास शिक्षा सही नहीं दी जा रही। हमारी किताबों में तो कंटेंट अच्छा है, रोजगार दिलाने वाला है, लेकिन दोस्त यहाँ पर आपका कंटेंट क्या है, आप चोरी करके लिख रहे हैं, आप चोरी करके पास हो रहे हैं, नकल करके। अभी एक मूवी आई है आपने देखी कि 12th फेल, जो IPS मनोज शर्मा पर आधारित है। 12th फेल वो क्या करता है, 10th में मित्र आपका 84% लाता है नकल करके, लेकिन 12th में एक SI की बात लग जाती है, उसको वो क्या करता है, वो आपका मना कर देता है नकल करने से, और एक बार फेल हो जाता है। दूसरी बार दोस्त आपका क्या करता है, पास करता है, वो भी 3rd डिवीजन। क्या पास करता है, याद रखेंगे 3rd डिवीजन, और बाद में आगे चल करके IPS बनता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं अपने सवाल की बात करता हूँ, ठीक है। अब हो गया मोटिवेशन का कार्य, अब सवाल पर आओ। क्या शिक्षा लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। निष्कर्ष को पढ़ना है, कथन के अनुसार जवाब देना है। कह रहा है शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को रोजगार तो मिलता ही है। जैसे आपने 12th किया, अभी यूपी पुलिस की आपके लिए वैकेंसी आई है, तो आपने 12th तक तो शिक्षा अच्छे से ग्रहण की होगी, और यूपी पुलिस की वैकेंसी में आप पात्र तभी होंगे जब आपने 12th किया होगा। इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। शिक्षा है वो लोगों में उपयोगी रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षमता बढ़ानी चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले घटिया दर्जे के काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। देखो ये कर्मचारी की बात कहीं पर कथन में दी गई है, आप बताओ कहीं पर कर्मचारी वाली बात दी गई है कि कर्मचारी घटिया कार्य करते हैं कथन में, तो निष्कर्ष में हम सही बता दें तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे सर क्या है, केवल एक निष्कर्ष सत्य है। केवल एक निष्कर्ष क्या है प्यारे मित्र, सत्य है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और कथन निष्कर्ष से संबंधित है। क्वेश्चन में दोस्तों कहा है सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं। दोस्तों यहां पर हम निष्कर्ष कथन बनाएंगे। यहां पर सभी पशु, जितने भी पशु हैं, यहां पर लिख देता हूं, जितने भी पशु हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 4 पैर वाले हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो पशु होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, 4 पैर के अंतर्गत। यहां पर मैं लिख देता हूं 4 पैर वाले, ठीक है। क्या लिखूंगा, 4 पैर वाले। आगे क्या है, सभी बकरियां पशु होती हैं। तो सभी बकरियां क्या हैं, पशु हैं, मतलब पशु के अंदर ही आपकी बकरियां आएंगी। सारी की सारी जो बकरियां होंगी दोस्त वो आपकी क्या बनेंगी, पशु बनेंगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये जो बकरियों का पार्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से बकरियां, तो सारी की सारी बकरियां आपकी क्या हो जाएंगी, पशु हो जाएंगी। निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष में क्या है, सभी बकरियां 4 पैर वाली होती हैं। देखो 4 पैर वाले के लिए बाहर निष्कर्ष आया है, 4 पैर वाले के लिए आरेख बाहर है, और अंदर ये छोटू सा गोला आप ग्रीन सर्कल से जो देख रहे हैं ये बकरियों का है। तो बाहर क्या सभी बकरियां 4 पैर वाले के अंतर्गत हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रही हैं सर। 4 पैर के अंदर पशु, पशु के अंदर बकरियां, तो 4 पैर के अंदर भी बकरियां हैं। इसका मतलब क्या है, आपका ये सही निष्कर्ष हो जाएगा। आगे कहा कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती हैं, कुछ 4 पैर वाली। आगे कहा था बकरियां 4 पैर वाली हैं, तो सही है। अब कुछ 4 पैर वाली मतलब बाहर से अंदर की ओर जाना है आपको, बाहर से 4 पैर के अंदर की ओर जाना है। अगर मैं कहूं आपसे इतना बड़ा आपका घर है, तो अब मैं कहूं इतना छोटा भी तो आपका घर है, आप कहेंगे बिल्कुल इस बड़े वाले घर के अंतर्गत ही तो आ रहा है ये पार्ट, तो ये भी हमारा घर ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाहर से अंदर की ओर जाने वाला कुछ का पार्ट सही होता है।
तो क्वेश्चन निष्कर्ष नंबर 2 में कहा कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कुछ 4 पैर वाली भी बकरियां होती हैं। असल जिंदगी में नहीं ले जाना है। आप सोचो कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती हैं और अन्य 4 पैर वाली क्या होगी, अन्य बकरियां कैसे होंगी? अन्य 4 पैर वाली गाय भी तो हो सकती हैं, अन्य 4 पैर वाली घोड़ी भी हो सकती हैं, गधे भी हो सकते हैं, भैंसियां भी हो सकती हैं, ठीक है, ये अगर बात है। लेकिन कुछ 4 पैर वाली बकरियां होगी, इस बात को याद रखेंगे। तो हम कहेंगे सर दोनों निष्कर्ष सही हैं, इस बात को याद रखेंगे। बोथ कंक्लूजन आर राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों का शब्द वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। यहां पर डिक्शनरीज आपको दे रखा है दोस्त, क्या दे रखा है? डिक्शनरीज। और ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीपी में देखने को मिलेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है ऐसा कौन सा विकल्प है जो डिक्शनरीज का प्रयोग करके नहीं बना सकते। अगर विकल्प नंबर 1 को देखेंगे, यहां पर देखो लिखा है CATION, तो देखो CATION, तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये आप बना सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। साइड देखो SITE, एस कहां पर है? ये है। आई कहां पर है? ये है। टी कहां पर है? ये है। ई कहां पर है? ये है। तो मतलब विकल्प नंबर जो 2 है ये भी हम बना सकते हैं। आगे देखो ये लिखा है डिक्टेट, क्या लिखा है? डिक्टेट। और डिक्टेट को गौर से देखेंगे DICTATE, क्या है? TATE, इस बात को याद रखेंगे। तो मित्र देखो यहां पर डिक्शनरीज में केवल एक टी आया है, लेकिन आपका यहां पर 2 टी आया है। तो इस कारण जो डिक्टेट है ये आपका ऐसा उत्तर है जो आप इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो वही तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो आप इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं? तो सही उत्तर विकल्प नंबर 3 बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है यदि मेड को ये लिखा जाता है, बेड को ये लिखा जाता है, तो डेक का कोड क्या होगा ये बताना है। जल्दी से बताओ दोस्तों डेक का कोड क्या होगा, इसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। देखो दोस्तों अगर इसके हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, यहां पर ये जो मेड लिखा है इसके अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो M आपका 13 पर होता है, A आपका 1 पर होता है, ठीक है, D आपका 4 पर होता है और E आपका 5 पर होता है। देखो इसको लिखा क्या गया है, कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है सर 12 के बाद 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 6। देखो गौर से समझो, इसका लॉजिक गौर से समझो, आपका उत्तर आ जाएगा। 12 में से आपको क्या करना है? एक घटा देना है, सॉरी 13 में से एक घटा देना है, 12 बचेगा। एक में एक जोड़ देना है, एक में एक जोड़ देना है, 2 हो जाएगा। 4 में एक घटा देना है, आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा। 5 में एक जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है पहली बार घट रहा, दूसरी बार जोड़ रहा, फिर घट रहा, फिर जोड़ रहा, ऐसा लॉजिक चल रहा है। तो यहां पर देखो पहले में घटा है, आप कहेंगे 2 पर होता है तो 1 लिखा गया है, दूसरे में जुड़ा है तो 1 पर होता है 2 लिखा गया है, डी आपका 4 पर होता है 1 घटा है, तो पहले घटा फिर जुड़ा फिर घटा। उसी प्रकार डेक को देखो, डेक की जो प्लेस वैल्यू होती है आपको याद रखना है, डेक मतलब डी होता है 4 पर, डी 4 पर होता है, ई आपका 5 पर होता है और सी आपका कितने पर? 3 पर होता है और के आपका 11 पर होता है। कितने पर? 11 पर होता है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 4 में एक घटाएंगे, पहली बार में घटाना है तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, 3 से शुरुआत होनी चाहिए, विकल्प नंबर 4 गलत है। दूसरे में एक जुड़ेगा, दूसरे में एक जुड़ेगा तो 6 होएगा, मतलब कि 36 होना चाहिए, तो विकल्प नंबर 2 गलत है। आगे फिर एक घटेगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, 36 के बाद 2 होना चाहिए, दोनों में है। उसके बाद 11 में एक जुड़ेगा, तो सर 11 में एक जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। कहने का मतलब है 36 212, 36 212 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। किसमें? विकल्प नंबर 1 में दिया है, इसका सही उत्तर बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है, सूरज को नदी कहा जाता है, हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? दोस्त हमें सभी को पता है जो प्रकाश आता है वो सूर्य से आता है। कहाँ से आता है? जो प्रकाश और गर्मी आती है कहाँ से? सूरज से आती है। लेकिन दोस्त जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सूर्य को क्या कहा है? आप कहेंगे सूरज को, ये रहा सूरज, सूरज को क्या कहा गया है? नदी कहा गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार नदी आपका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। असल जिंदगी में मैं फिर कह रहा हूँ रीजनिंग को नहीं उतारना है, वरना आपको सर प्रकाश गर्मी हमें सूर्य देता है, लेकिन आपने नदी क्यों बता दिया? ये क्वेश्चन के अनुसार है दोस्त, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि ZBA, सबसे पहले निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ZAB है, फिर YDC है, फिर XFE है, WHG है, VJI है। तो इसको समझो, इसके लॉजिक को समझो।
जेड के बाद क्या हुआ है, वाई हो गया है, वाई के बाद क्या हुआ है, एक्स हो गया है, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, वी के बाद क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर यू आना चाहिए। तो यू आएगा तो दो विकल्प गलत है। मैंने ऐसा क्यों कहा यू क्यों आएगा, तो देखो जेड में अगर -1 करोगे, वाई में -1 करोगे, एक्स में -1 करोगे, डब्ल्यू में -1 करोगे, वी में -1 करोगे, तो वी आपका 22 पर -1 21, 21 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, आप कहेंगे सर 21 प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारी उसकी, क्या बोलते हैं उसको, यू की। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखो बी के बाद डी +2 हुआ है, गौर से समझते रहना है। डी के बाद एफ फिर +2 हुआ है, फिर एफ के बाद एच फिर +2 हुआ है, एच के बाद जे फिर +2 हुआ है, जे के बाद +2 कर देंगे तो जे 10 पर, 2 पे मतलब 12 एल पर, यू के बाद एल आना चाहिए। देखो यू के बाद एल विकल्प नंबर डी में दे रखा है, विकल्प नंबर 3 आपका गलत है, विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू एल के आपका सही उत्तर है और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कांस्टेबल में ही नहीं, ये एसएससी ने कम से कम 3 से 4 बार पूछा है, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग जो भी प्रैक्टिस करवाता हूं उसमें ये क्वेश्चन जरूर लेता हूं दोस्तों। यहां पर देखो लिखा है, यहां पर एक श्रृंखला दे रखी है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर अच्छे से इसको समझना है, इसको अच्छे से समझना है। तो गौर से देखो, ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर काउंट करने हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने लेटर आए, आप कहेंगे सर 20 लेटर आए। और 20 लेटर में एक बच्चा गलती कर देता है, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूं। 20 में आप क्या करोगे, 5 गुणा 4 का बताओगे, क्योंकि सर हमने बताया है, तुमने बताया है तो हम जरूर ऐसा करेंगे। उसके बाद या तो 4 गुणा 5 करेंगे। लेकिन ये यूपी पुलिस ने, एसएससी ने ऐसे ही इस क्वेश्चन को नहीं लिया है, इसमें कुछ खेला है। इसमें खेला ये है, आपको करना क्या है, आपको करना है इसमें 2 माइनस कर देना है। इसमें जैसे ही 2 माइनस करेंगे 18 लेटर बचेंगे। 18 लेटर को बांट लो 6 गुणा 3 में, 6 गुणा 3 में 18 लेटर को बांट लो। इसको इस तरह से याद रखेंगे, अंत वाले 2 लेटर छोड़ देने हैं, अंत वाले 2 लेटर छोड़ देने हैं। तो पहले 6 लेटर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, पहले 6 लेटर हमारे दोस्त यहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद दूसरे 6 लेटर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे और अगले 6 लेटर वहाँ पर हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब फिर क्या करेंगे, देखो ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी ए बी होना चाहिए। कहने का मतलब है इसमें ए भर जाएगा। उसके बाद ए बी के बाद ये क्या है, ए बी के बाद आपका यहाँ पर देखो ये पेयर पूरा कंप्लीट हो गया, ए बी डी एन ए का, ए बी ए डी एन ए बी ए और डी एन ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्त, ए बी ए डी एन ए। तो देखो ये पेयर बन गया ए बी ए डी एन ए का तीनों में, और लास्ट में ए बी आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो शुरुआत हमने की है ए से, फिर एन से, फिर डी से, फिर ए से, फिर ए से, मतलब लास्ट में डबल ए है जहां वही सही उत्तर है। लास्ट में डबल ए विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है, बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 1 है, 8 है, 16 है, 27 है, 43 है और आपका 66 है, 98 और क्वेश्चन मार्क। देखो आप इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझेंगे। हमने बताया ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जब भी नजदीक नजदीक नंबर दिए जाएं तो आपको क्या करना है, इनका अंतर देख लेना है। तो अंतर चेक करेंगे सबसे पहले, सर 7 का अंतर है। आगे अंतर चेक करेंगे, 8 का अंतर है। आगे अंतर चेक करेंगे तो कितने का है, 16 9 25 2 27, यानी कि दोस्त 11 का अंतर है। कितने का, 11 का। आगे अंतर चेक करेंगे तो 27 6 33 10 43, कहने का मतलब है 27 6 33 10 43, मतलब 16 का अंतर है। आगे चेक करेंगे तो कितने का है, 43 3 46 20 66, मतलब दोस्त यहाँ पर आपका अगला अंतर 23 का है। किसका, 23 का है। आगे देखेंगे तो 66 30 96 2 98, यानी कि 32 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या बनेगा ये बताना है। देखो अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है, 7 8 11 16 23 32 सर बताते चले जा रहे हो, इसका कोई लॉजिक तो पता चल नहीं रहा है। तो इसके बाद जब भी लॉजिक पता ना चले तो एक बार फिर से नीचे अंतर देख लो, पहले 1 का है, फिर देखोगे 3 का है, फिर देखोगे 5 का है, अब पता चलने लगा है, अब पता चलने लगा है आपका। उसके बाद देखोगे तो फिर कितने का है, फिर आपका 23 9 32 का है। तो अगला वाला कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9, तो अगला वाला 11, क्योंकि ऑड नंबर का क्रम चल रहा था। तो जैसे ही 32 में 11 जुड़ेगा आप कहेंगे सर 43, क्या हो जाएगा, 32 में 11 जुड़ेगा 43, और 43 98 में जोड़ दो, 98 में कितना जोड़ दो, 43, यहाँ पर 2 इसको दे दो, बचेगा 41, मतलब 141। 141 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सके।
तो देखो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हम अंतर चेक करते हैं, इसमें भी अंतर चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से। 6 का अंतर है, 7 का अंतर है, आगे देखेंगे 15 9 24 का अंतर है, आगे देखेंगे 24 12 36 का अंतर है, आगे देखेंगे 36 36 16 52 का अंतर है। तो अगला क्या बनेगा, तो मैंने कहा अगर पता नहीं चल रहा है तो फिर नीचे से चेक कर लो। 1 का अंतर, 2 का अंतर, आगे कितने का 3 का अंतर, आगे कितने का 4 का अंतर, आगे कितने का 5 का हो जाएगा। तो 16 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 21, और 21 किस में जोड़ना है आपको, 52 में 21 जोड़ना है। 21 में 52 जोड़ेंगे 3 और 7 मतलब 73। देखो विकल्प नंबर 1 में ही दे रखा है 73, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते, मैं फिर कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको छोड़ के नहीं आना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका बैठक व्यवस्था का शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, यानी कि सभी की सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है। आगे का है गौरव अमित के बाईं ओर चौथा है, युक्ति एक किनारे पर बैठी है, हातिम युक्ति के बाएं चौथे पर है, जैद गौरव के दाएं तीसरे पर है, जैद के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो देखो यहां पर मैं एक सबसे पहले क्या बनाऊंगा, बेंच बनाऊंगा। सबसे पहले एक बेंच बनाऊंगा, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 3 3 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति मित्र उत्तर की ओर कुछ इस तरह से बैठ जाएंगे, पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा, तीसरा के बाद यहाँ पर चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद छठवां। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर इतना इतना सा हटा देते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये दोस्त आपके 6 व्यक्ति हो गए, 6 के 6 बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ भी करते हो, हमें क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको समझो। कहा गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। जो गौरव है दोस्त वो अमित के बाएं चौथे पर है। अगर मैं अमित को कहां पर रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, बाएं दिशा, एक बात और याद रख लो, बाएं दिशा ये वाली होती है, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं, इसमें भी समझ लो। बाएं दिशा ये होती है और दाएं दिशा आपकी ये होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये दाएं दिशा है। ठीक है, बाएं वो है तो दाएं ये है। अब देखो यहां पर, अब आपको समझना है, कहां गया, कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा, ये रहा। ठीक है, तो बाएं ओर कहा है जो गौरव है वो अमित के बाईं ओर चौथे पर है। अगर मैं अमित को यहां पर रखता हूं तो बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अमित को मैं दोस्त अगर यहां पर रख देता हूं, गौर से समझो, मैं अगर अमित को यहां पर रख देता हूं तो इसके चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, G4 गौरव हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे दोस्त। एक गौरव अब यहां पर आ गया, लेकिन अगले ही लाइन में कहा युक्ति एक किनारे पर बैठी है। युक्ति क्या है, अगर मैं युक्ति को यहां पर रख देता हूं, Y4 युक्ति एक किनारे पर बैठी है, खत्म हो गया। आगे का है हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है। जो हातिम नाम का मित्र है, जो हातिम नाम का लड़का है, इस बात को याद रखेंगे, कहां पर, हातिम युक्ति के बाएं ओर। तो बाएं दिशा मैंने यही वाली बताई है, क्योंकि इस दिशा में लिखा है बाएं, तो ये वाली दिशा अगर आपकी बाएं है तो बाईं और चौथे पर कौन है, हातिम युक्ति के। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे स्थान पर युक्ति के बाईं ओर कौन हो जाएगा, H4 हातिम हो जाएगा। आगे कहा है जैद गौरव के दाएं तीसरा है। जैद नाम का जो शख्स है गौरव के दाएं, तो गौरव कहां पर है, गौरव मित्र आपका ये रहा, गौरव के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसको हटा दो, यहां पर रख दो J4 जैद को। किसको, यहां पर रख देंगे J4 जैद को। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, ये हो जाएगा J4 जैद। अब बच कौन रहा है, आप कहेंगे सर कौन बच रहा है, गौरव अमित हातिम, वरुण बच रहा है। कौन बच रहा है, वरुण बच रहा है। तो वरुण को V4 वरुण को हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में हमसे कहा है जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जैद कहां पर है मित्र, इसको भी समझो, ये रहा जैद, जैद के बाएं दूसरा, तो बाएं दिशा यही बनेगी, और बाएं दूसरे स्थान पर H4 हातिम बैठा है। कौन बैठा है, H4 हातिम बैठा है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हातिम दोस्त विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या बन जाएगा, हातिम आपका सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो, फाइंड द मिसिंग नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलो दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं, इसके लॉजिक की सीधे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं इसके दोस्त, हम सीधे लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, बहुत प्यारा सा लॉजिक है। इसके लॉजिक को समझेंगे आप लोग। आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर दे रखे हैं बाहर, ये बाहर जो 2 नंबर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, और उन दोनों के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देना है, यानी कि 4 के स्क्वायर को। आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन दोनों को जोड़ो 34 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को घटा देंगे। 34 में से 16 जैसे ही जाएगा सर आपका 18 आ जाएगा।
18 आ जाएगा तो बीच का नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से देखो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, और नीचे आपको क्या कर देना है, ये जो 3 का स्क्वायर दे रखा है ये घटा देना है। तो इसको अब फिर से समझो, मैं यहाँ पर इसके बात करता हूँ लॉजिक की। तो 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, कितना 49 होता है, और आपका यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 25 9 5 14 4 2 6 1 7 यानी कि 74 हो जाएगा, कितना 74। और 3 का स्क्वायर ना घट जाएगा, क्या क्या घट जाएगा, तो आप कहेंगे 9 घट जाएगा। तो 74 में से जैसे ही 9 जाएगा 10 घटा देंगे 64, एक बढ़ा देंगे 65। तो देखो ये 65 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है ना 65। इसके बाद अब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे, साथ ही इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। 9 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ना है। आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 3 11 110 7 117। 117 में मित्र आपको 9 घटा देना है। 117 में जैसे ही आप 9 घटाएंगे तो 9 8 17 यानी कि 108 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका 108 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 108 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझो, कथन और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। कथन और कार्यवाही से संबंधित क्वेश्चन है। कथन में कहा है मानसून के दौरान, एक मिनट कलर बदलते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है दोस्तों मानसून के दौरान, क्या कहा है, जो मानसून है मानसून के दौरान प्रत्येक वर्ष बहुत से गांव में बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। कथन में कहा है और आपको कार्यवाही करनी है। मान लीजिए एक आप अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, जैसे आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ कार्रवाइयां करनी होती है। आप पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बेवड़ा पी रहा है, दारू पी रहा है बेवड़ा, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई, उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो उसी से संबंधित है। पहले कथन को पढ़ेंगे और कथन के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। कथन में दोस्त हमसे कहा है मानसून के दौरान प्रत्येक वर्ष बहुत से गांव में बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। तो अब आप एक मान लीजिए पुलिस वाले हैं, आप क्या करेंगे, समय रहते लोगों द्वारा गांव को खाली कराना आवश्यक है। बताओ, समय रहते लोगों द्वारा गांव को खाली कराना आवश्यक है। जल्दी से बताओ क्या आप करेंगे। क्या आप कहेंगे कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डैम बनाना आदि आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। ये दो आपके सामने क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर दोनों के दोनों सही लग रहे हैं। मुझे लगता है अगर लोगों को बचाना है तो हम क्या करेंगे, गांव को खाली करवा देंगे। आप बताओ, जैसे आपकी कोई रिवर है, मान लीजिए ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर के किनारे बहुत सारे गांव बसे हैं, कभी इसमें बाढ़ आती होगी तो आप कितने गांव को यार खाली करवाएंगे, कितने गांव को खाली करवाएंगे। हजारों गांव इस नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में पानी का कोई रिसोर्स नहीं होता था और गांव नदियों के किनारे ही बसते थे। आपके यमुना है, गंगा है, कोई भी नदी देख लो, उसके आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिया में गांव मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो आप कितने गांव को खाली कराएंगे। तो आपके लिए ये कार्यवाही उचित नहीं है। आगे का है बाढ़ नियंत्रण के लिए आप सरकार को डैम बनाना आवश्यक उचित कार्यवाही करनी चाहिए। तो आप ज्ञापन देंगे सरकार को, यहाँ पर अगर डैम बना दिया जाएगा तो ये सारे के सारे गांव वाले सुरक्षित हो जाएंगे। बाढ़ आएगी, एक निश्चित समय पर इनके डैम के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से कार्यवाही नंबर 2 केवल अनुसरण करती है। तो आप कहेंगे यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक और अच्छा सा क्वेश्चन है और ये 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ये जो आकृति बनी हुई है इसमें कितनी सरल रेखाएं हमें ये बताना है। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितनी सरल रेखाएं। देखो, जब भी सरल रेखाएं गिनना है आसान है। पहले आप क्या कर लो, खड़ी हुई सरल रेखाएं गिन लो, उसके बाद बेंड गिन लो, उसके बाद आड़ी टेढ़ी गिन लो। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले खड़ी खड़ी जो सरल रेखाएं हैं उनको काउंट करता हूं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले खड़ी खड़ी सरल रेखा, पहली रेखा यहाँ पर है। ठीक है, इनको बाहर निकाल देंगे। दूसरी रेखा हमारी यहाँ पर है, तीसरी रेखा हमारी यहाँ पर है। एक मिनट, ये तीसरी रेखा ऊपर से आ रही है। ठीक है, ये वाली जो तीसरी रेखा है ऊपर से आ रही है। चौथी रेखा दोस्त यहाँ पर है, पांचवी रेखा आपकी यहाँ पर है। तो 5 रेखाएं मिल गई, कौन सी, खड़ी वाली 5 रेखाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5 रेखाएं आ चुकी हैं। उसके बाद बेंड गिनो, यानी कि लेटी हुई रेखाएं। लेटी हुई रेखाएं गिनो कौन सी हैं। तो आप कहेंगे सर एक रेखा तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ, एक रेखा दोस्त आपकी ये हो जाएगी, उसके बाद दूसरी रेखा आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और तीसरी रेखा आपकी ये हो जाएगी और चौथी रेखा कौन सी, ये नीचे वाली हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, ये आपकी नीचे वाली चौथी रेखा हो जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो 4 रेखाएं हमारी कैसी हो गई, मतलब लेटी हुई रेखाएं। कितनी है, 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आड़ी टेढ़ी काउंट करो, आड़ी टेढ़ी काउंट करो, जल्दी से गिनो। देखो, एक यह हो गई,
दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे सर 4 इस तरह की डब्लू बनाती हुई मिली हैं, तो 4 यहाँ पर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी? उसके बाद आप गिनेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पाएंगे इसके अतिरिक्त और रेखाएं, इसके अतिरिक्त और रेखाएं पाएंगे। देखो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक रेखा आपको ये मिलेगी, दूसरी ये मिलेगी, तीसरी ये मिलेगी और चौथी ये मिलेगी। गौर से समझना है, एक ये मिलेगी, ये मिलेगी, इस तरह से रेखाएं मिलेंगी। तो अब आप बताओ कितनी रेखाएं हो गई टोटल? आप कहेंगे दो ये हो गई और 2 ये, मतलब 4 हमें ऐसी ऐसी मिल चुकी हैं। कैसी? ऐसी ऐसी। तो 4 ये हो गई, सभी को जोड़ लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 17। कितनी हो जाएगी सर? इस आकृति को बनाने के लिए मिनिमम आपको 17 रेखाओं की आवश्यकता है। देखो अब बहुत सारे मित्र यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सर आपने इनको अलग अलग कर दिया। देखो इनका एंगल कुछ ये वाला था और दूसरी वाली का एंगल ये वाला था, तो ये अलग अलग हैं। आपको जो ग्रीन से मैंने बनाया वो अलग है और जो ये रेड कलर से, पर्पल कलर से बनाई ये अलग है। ठीक है, तभी आपकी 17 हुई हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यदि दर्पण दाएं ओर रखा हो, आपको बताना है यदि मैं दर्पण को दाईं ओर रख दूं दोस्त, तो आपका इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बताइए। जल्दी से बताओ इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 2018 में पूछा गया था और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बात याद रखनी है, मैंने जब भी दर्पण प्रतिबिंब कराया है आपको एक बात याद रखनी है, जो भी दर्पण के नजदीक होगा वो आकृति जब हमेशा नजदीक ही बनेगी। कहने का मतलब ये खाली गोला जो दे रखा है आपको, ये दर्पण के नजदीक बनेगा तो इस दिशा में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी इस तरह की एक आकृति होगी। देखो इस तरह की यहाँ पर आकृति नहीं है, गलत है। इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत है। अब देखो यहाँ पर ये अगर आकृति दे रखी है इस तरह की, लेकिन यहाँ पर कहीं डॉट दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे ये भी गलत है। बचा आपके पास विकल्प नंबर 1 मात्र है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है। ऊन, लकड़ी और चमड़ा। ऊन, लकड़ी और चमड़ा में बताओ मित्र इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे ऊन आपका अलग है, लकड़ी सर अलग है, चमड़ा अलग है, तीनों के तीनों अलग हैं। तो विकल्प नंबर 4 भी तो अलग अलग दे रखा है, तो आप कहेंगे ऐसा उत्तर आपके एकमात्र में दे रखा है, यानी कि ये ऊन हो जाएगा, ये चमड़ा हो जाएगा, ये आपकी लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सभी अलग अलग है। आपने कभी ऊन को लकड़ी देखा है, आपने चमड़ा को लकड़ी देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देखा, तो सही उत्तर अलग अलग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है वकील, वास्तुकार और मनुष्य। वकील, वास्तुकार और मनुष्य में क्या कौन सा बेन आरेख बनेगा, जल्दी से बता सकते हैं आप। देखो सबसे पहले मैं मनुष्य के लिए बनाऊंगा, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो सबसे पहले आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा दोस्त क्या, मनुष्य लिख दूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मनुष्य के अंतर्गत वकील आते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आते हैं, तो ये आपके V4 वकील बना दूंगा। उसके बाद बताओ क्या सर मनुष्य के अंतर्गत ही आपके वास्तुकार आते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं? तो आप कहेंगे बिल्डिंग बनाने वाले भी जो डिजाइन बनाते हैं वो वास्तुकार होते हैं, और V4 वास्तुकार हो जाएगा। ठीक है, एक वकील के लिए है, एक वास्तुकार के लिए है। तो इस तरह का आरेख बनेगा। कहने का मतलब एक बड़ा सा सर्कल मनुष्य को डिनोट करेगा, एक वकील के लिए, एक वास्तुकार के लिए। ऐसा विकल्प आप विकल्प नंबर 2 को देख रहे हैं, तो विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर है। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपने एंजॉय किया है, तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। ठीक है, आप इसको आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना प्यार बनाए रखना, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद, जय भारत।